चलिए, तो इसको अपन ये कर सकते हैं। पंकज पाठक जी, हम लोग लंबे समय से जुड़े हुए हैं। जब मैं एसपी गुना था तब से हम लोग संपर्क में हैं। जैसा जी कि आपको मालूम है कि अपराध मुक्त भारत मिशन 21 लक्ष्यों और 4 फंडामेंटल राइट के साथ बिना भारत सरकार के 5 पैसा खर्च किए इस या देश को बदलने का रास्ता बता रहा है, जिसमें कोई भी चीज मुफ्त में नहीं दी जाएगी और भारत का सबसे गरीब परिवार की क्रय शक्ति जो है 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी और भारत सरकार की आमदनी 20 गुना हो पाएगी। हम अपने देशवासियों को सभी तरीके से 5 साल में टैक्स मुक्त कर पाएंगे, कर्ज मुक्त कर पाएंगे। ऐसे अद्भुत भारत को कैसे हम जो है जन जन तक पहुंचाएं, और इसमें पत्रकारों की क्या भूमिका और कैसे भूमिका हो सकती है, क्योंकि हम और आप सब जानते हैं कि पत्रकारों के हाथ बंधे हुए हैं और अभी मीडिया पूरी तरह से जो है घरानों के कब्जों में है, इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी के कब्जों में है और सरकार के भी कब्जे में है। तो हम हालातों को नहीं बदल सकते हैं। इन्हीं हालातों के बीच में रहकर क्या यह संदेश जन जन तक पहुंचाने में आप कुछ सारगर्भित सुझाव देना चाहेंगे? गुप्ता जी नमस्कार। मैं निश्चित रूप से इसमें कितना सार्वगर्भित होगा ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं जरूर इस बारे में अपने विचार और अपनी अभिव्यक्ति रखना जरूर चाहूंगा। जी। मूल में बहुत अधिक विस्तार में न जाते हुए और बहुत अधिक इतिहास में न जाते हुए बुनियादी रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जो विषय उठाया है ये बहुत ही समीचीन विषय है और आज के जो भीड़ में खड़े हुए जो आखिरी पंक्ति का आखिरी आदमी है उससे जुड़ा हुआ विषय है। तो ये हम देख रहे हैं कि भीड़ में हम सभी शामिल हैं और सभी जो है अधिकांश लोग पीछे ही और पीछे आखिरी पंक्ति में ही खड़े हुए हैं। जी। तो ये हम देख सकते हैं कि हमारी इतनी बड़ी आबादी का एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है, अधिकांश हिस्सा है, उसकी क्या स्थिति है। तो मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले कि मतलब मैं इतिहास की व्याख्या नहीं करूंगा कि पहले क्या हुआ, लेकिन आज सबसे बड़ी चीज और भविष्य की भी नहीं करूंगा क्या होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि वर्तमान में जो स्थितियां चल रही हैं इनमें परिवर्तन अगर कर दिया जाए तो देखिए ऐसा है कि भविष्य में भी अगर हम खड़े होते हैं तो वो भी वर्तमान ही कहलाएगा। तो इसलिए बिल्कुल सही। वर्तमान भविष्य एक्चुअली कुछ भी नहीं है। जो भी 10 साल बाद होगा वो उस वक्त का वर्तमान कहलाएगा करेक्ट। और आज का 10 साल पहले का जो है वो अतीत हो जाएगा। मतलब अतीत को हमको भुलाना है और वर्तमान की हमें बात नहीं करना है। हमको तो ये बात करना है कि आज हम जिस परिस्थिति से हमें आए उस परिस्थिति को हम कैसे परिवर्तित करते हैं। तो आज हम अगर उसको परिवर्तित कर देते हैं तो आज के आज में ही हमारा वर्तमान अगर सुधर जाता है और उस सुधरे हुए वर्तमान के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वो जो हम आगे बढ़ेंगे तो वो हमारा जो है भविष्य बढ़ता हुआ हमको आगे बढ़ता हुआ स्वयं अपनी आंखों से उस भविष्य को हम देख सकते हैं। और जब हम उसको देखेंगे तो वो भविष्य नहीं होगा, वो एक्चुअली वर्तमान ही कहलाएगा। बहुत सुंदर, बहुत ही तो सुंदर। एक चीज तो सर ये होती है गुप्त जी, और दूसरी चीज ये होती है कि आपने कहा कि हम इसको जनता के बीच में कैसे ले जाएं। और जी। दूसरी चीज आपने एक बड़ी बुनियादी अच्छी उठाई है कि मीडिया का हम सपोर्ट कैसे ले, क्योंकि मीडिया की जो स्थिति हो गई है आज वो वर्तमान में हम देखें तो पिछले 20 30 40 साल 50 साल की तुलना में बहुत बहुत भिन्न हो गई है। और अगर हम आजादी के पहले की तुलना में देखें तो और भी भयानक रूप से भिन्न हो गई है। आपने देखा होगा, आपने भी, हमने राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास पढ़ा है, क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास पढ़ा है कि उस जमाने में एक क्रांतिकारी या एक आंदोलनकारी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता था, भले वो हिंसक रास्ते से लड़ता था या अहिंसक रास्ते से लड़ता था, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही था कि स्वतंत्रता प्राप्त करना। भाई शहीद भगत सिंह हो या नेताजी हो या गांधी जी हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, कोई भी हो, लेकिन एक चीज अवश्य है, पंडित नेहरू भी है, उसमें भी उनका भी राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। भारत आधुनिक भारत के निर्माता है वो भी। लेकिन बुनियादी बात यह है कि उस वक्त आप ये देखिए कि राष्ट्रीय आंदोलन का एक व्यक्ति साहित्यकार भी था, पत्रकार भी था और वकील भी था। वो तीन तीन भूमिकाओं में रहता था।
लेकिन उसकी जो पत्रकारिता होती थी वो एक आदर्श थी, और उसके सामने एक बहुत साफ लक्ष्य था कि आजादी को प्राप्त करना। लेकिन आज भी हम उस पत्रकारिता को भिन्न नहीं मानते। आज हमने, ठीक है, आज हमने वो एक आजादी जो एक लक्ष्य था हमारा, वो उसको प्राप्त भले ही कर लिया हो, लेकिन कई मामलों में अभी भी हम जो अपनी जो यूरोपियन या अंग्रेजों की बनी हुई व्यवस्था है उसके बाहर नहीं आ पाए। जैसे हिंदी है, मैं चाहता हूं कि आपका इस इस आपका जो आंदोलन है, एक बहुत अच्छा आंदोलन आपका, कि जो आप एक इतने बड़े मिशन को लेकर निकले हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि भारत जो है वो अपराध से मुक्त हो जाए, और जब अपराध से मुक्त हो जाएगा तो उसकी जितनी भी समस्याएं हैं, और सबसे बड़ी समस्या तो जो है आर्थिक होती है और सामाजिक होती है, उन सब से भी वो मुक्त होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक जो हमारी एक जो राष्ट्रीयता है, हमारा जो एक राष्ट्रभक्ति है और हमारा जो एक राष्ट्रवाद है, मैं उस राष्ट्रवाद को किसी राजनीतिक विचारधारा से नहीं जोड़ रहा हूँ। राष्ट्र के प्रति अगर हम समर्पित हैं तो वो राष्ट्रवाद है, वो राष्ट्रवाद कहलाएगा। तो राष्ट्रवाद नकारात्मक कभी नहीं हो सकता, और कभी भी वो सांप्रदायिक नहीं हो सकता। राष्ट्रवाद हमारा, जो मैं जिस अर्थों में राष्ट्रवाद को ग्रहित करता हूँ, तो उसमें हमारी सबसे पहले जो है भाषा होती है हिंदी। अब हमारे देश की जो संरचना है, हमारे देश में जो बहुसांस्कृतिकता है, एक बहुत ही कहना चाहिए कि एक बहुत सुंदर क्षेत्र है हमारे राष्ट्र का, जो बहुसंस्कृतिवाद है हमारे यहाँ। उसमें उसमें ये हमारी एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम न केवल हिंदी उर्दू बल्कि हम लोग 15 और भारतीय भाषाओं के धनी हैं। ये धन है हमारा, तो ये भाषा धन है। तो ये सारी चीजों को समेटते हुए, लेकिन हमने एक देश में संपर्क भाषा का विकास किया है। आपको जान के आश्चर्य होगा, आपको पता भी होगा, मैंने एक बहुत विद्वान का भाषण अभी पिछले दिन सुना, तो उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही कि अनेक हिंदी भाषी राज्यों में जो हिंदी भाषा है वो वहां पे प्रथम भाषा के रूप में पहुंच चुकी है। जैसे गुजरात है, कर्नाटक है, वहां पे जो है वो हिंदी, वहां पे मैंने देखा उन राज्यों में लोग, वो या महाराष्ट्र में देखा, लोग अपनी मातृभाषा में बात नहीं कर रहे हैं, वो लोग हिंदी में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि और भी नॉर्थ ईस्ट में भी जाएंगे तो ये चीज दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि हिंदी जो है हिंदी भाषी क्षेत्रों में एक संपर्क भाषा के रूप में अपना स्थान बनाने जा रही है। और ये तो देशज बात हुई, हमारे राष्ट्र की बात हुई। अगर हम विदेश में जाएं, जैसे मैंने अभी आपने खुद मुझसे पूछा था ऑस्ट्रेलिया यात्रा के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा है कि वहाँ पे लोग जो है अपनी भाषा के प्रति उतना लगाव नहीं दिखाई दे रहा है उन लोगों में। लेकिन वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की सरकार जो है, उन्होंने पंजाबी, हिंदी और तेलुगु भाषा को मान्यता दे रखी है, और वहाँ पे 4 यूनिवर्सिटी जो है जहाँ पे हिंदी पढ़ाई जाती है। लेकिन वाह। दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ पे हिंदी पे जो ध्यान देना चाहिए, हमारे ही लोग उतना नहीं दे पा रहे हैं। तो हमको अपने आंदोलन में अपनी भाषाओं के विकास पे भी ध्यान देना चाहिए। एक जमाने में त्रिभाषा फार्मूला लागू हुआ था कि जिसको अंग्रेजी पढ़ना है वो अंग्रेजी पढ़े, बिल्कुल पढ़े, अंग्रेजी का कोई बहिष्कार नहीं होना चाहिए। वो अपनी मातृभाषा को भी पढ़े और साथ में हिंदी को भी पढ़े, और जो हिंदी के क्षेत्र है वहाँ पे एक भारतीय भाषा की शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, त्रिभाषा फार्मूला जब देश में लागू हुआ तो मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, मिडिल स्कूल में मैंने जो है तेलुगु भाषा सीखने का प्रयास किया था। लेकिन वो उसके बाद वो त्रिभाषा फार्मूला देश में जो है सफल नहीं हो सका, और मैं तेलुगु पूरी तरह से नहीं सीख सका। लेकिन आज भी मैं कोई तेलुगु भाषी मिलता है तो सबसे पहले उससे यही कहता हूँ, नी पेरू अमिटी, नी पेरू पंकज। तो इस प्रकार जब वो हम संवाद करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो हिंदी, तो ये हमको अपने आंदोलन में इसको, भाषा को भी शामिल करना चाहिए। और दूसरी चीज, जो बुनियादी सवाल आपका है कि इस आंदोलन क्राइम फ्री, मतलब सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत को किसी भी प्रकार के क्राइम से मुक्त किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ क्राइम का एक बिल्कुल अद्भुत स्वरूप जो है सामने आ रहा है, और वो है साइबर क्राइम के रूप में। आज ये इतनी बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है कि उसके जितने हम निदान खोज रहे हैं, साइबर क्राइम जो है और भी ज्यादा बहुत ही खतरनाक ढंग से जो है अ, अपने नए नए रूप यदि लेता जा रहा पाठक जी मैं आपसे कहूं है। जी। कि मैथिली शरण गुप्त
भारत को 6 महीने के अंदर साइबर जी क्राइम मुक्त कर सकते हैं, तो जी आपको ये कितना अत्युक्तिपूर्ण लगेगा? बहुत बहुत अच्छा लगेगा, और ये क्रांतिकारी परिवर्तन तो होना ही चाहिए, बिल्कुल स्वागत है इसका। तो देखिए, ये इतनी आसानी से हो सकता है जी क्योंकि हम लोगों को पहले तो ये निश्चय करना होगा कि क्या हमें साइबर क्राइम फ्री भारत चाहिए? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू आस्क टू अवरसेल्फ। नहीं, देखिए फिर ये तो फिर दूसरा क्वेश्चन होगा कि कैसे? फिर उसमें होगा कि वो कितने आसानी से संभव है। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ कितना आसानी से संभव है। नंबर देखिए, 1, पहले सवाल की तो मैं आवश्यकता महसूस नहीं करता कि क्या होना चाहिए। कौन नहीं चाहेगा कि नहीं होना चाहिए, इसलिए पहला नहीं, सवाल ये तो आप भारत भारत सरकार को पूछना, अपने आप से पूछना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, भारत सरकार भी क्यों नहीं चाहेगी, भारत सरकार स्वयं तो प्रयत्न कर रही है। भारत सरकार जो है वो उपाय क्यों नहीं करना चाहती है जिससे कि साइबर स्पेस में जाना ही अपने आप में तभी संभव होगा जब आपकी आइडेंटिटी नोन है। हाँ मतलब अनलेस, देखिए, हाँ, ये बात साइबर सही है। स्पेस में, जस्ट ए मिनट, साइबर स्पेस में एंट्री जो है एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के तहत हुई है, राइट? हाँ हाँ अब आपका साइबर स्पेस असुरक्षित हो गया है और करोड़ों और लाखों का जो है ना मक्कारी, बदमाशी, टेंशन और एक असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप साइबर क्राइम के विक्टिम हो, लेकिन ये डर, ये भय कि आप साइबर क्राइम के विक्टिम हो सकते हैं और इतने वर्षों की आपकी कमाई कोई क्लिक ऑफ बटन में आपसे चुरा ले जाएगा, और हमारी पुलिस जो कि इस बारे में पूर्णतया अक्षम है, वो जो है आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। यहां तक कि हो सकता है कि आपके अपराध पंजीयन के लिए भी आपको दर दर भटकना पड़े। और फिर सवाल उठता है कि पुलिस के ऊपर अपन ठीकरा नहीं ठोक सकते हैं क्योंकि इकोसिस्टम बदलना होगा। मैं अभी आपको 2 मिनट में आपके मुंह से कहलवा लूंगा कि ये बहुत आसान है। देखिए, साइबर स्पेस में जाने के लिए जो वर्तमान सिस्टम है जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहते हैं, इट इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब हमें, यदि हमारा साइबर स्पेस असुरक्षित हो गया है तो हमें अपने प्रोटोकॉल के 2 कंपोनेंट करना पड़ेंगे, एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और दूसरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। अब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में यदि ये मालूम है कि मिस्टर पाठक कौन है और किस जगह से जो है इस समय हमसे जुड़ रहे हैं साइबर स्पेस में, और यदि वो जगह असुरक्षित है, वहां के लोग जो है साइबर क्राइम को प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, अपने लाभ के लिए यूज करते हैं, दूसरे लोगों को सताने के लिए यूज करते हैं, तो ऐसी जगहों के लिए, ऐसे देशों के लिए स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल पार्ट 3 भी होना चाहिए। तो हमारे प्रोटोकॉल के 3 हिस्से हो गए। पहला हिस्सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, दूसरा हिस्सा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नंबर 1, फिर तीसरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नंबर 3। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में अभी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है स्टैटिक इंफॉर्मेशन। साइबर स्पेस में आप किसी न किसी से सर्विसेज लेकर ही प्रवेश करते हैं, चाहे मोबाइल के माध्यम से प्रवेश करें या वाईफाई के माध्यम से, इंटरनेट के ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से आप प्रवेश करें, आपको कोई ना कोई सेवाएं लेना होती हैं और उस सेवा में आपके कुछ ना कुछ आइडेंटिटी, कुछ ना कुछ कैप्चर की जाती है। अब आपके सीडीआर में आपकी लोकेशनल डाटा को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो हमें लोकेशन की डाटा भी मिल रही है। अब आपके डिवाइस की आइडेंटिटी को सेव कर लिया जाए और आपकी जो है वोलाटाइल आइडेंटिटी को भी सेव कर लिया जाए, और साइबर स्पेस में घुसने के पहले यदि आपको जो है अपने बैंक से लेके हर चीज का प्रोटोकॉल वेरिफिकेशन कर दिया जाए, और आपको एंट्री तभी मिलेगी जब आपके खाते से 1 रुपए कट जाएगा। आपको साइबर स्पेस में तभी एंट्री मिलेगी जब आप जो है ये कहेंगे कि आपके द्वारा यदि कोई अपराध घटित हो जाता है तो आप या आपकी सरकार उसकी भरपाई करेगी। इसके साथ ही अब आप अज्यूम करिए कि कोई प्रोटोकॉल में मैथिली शरण गुप्त एक अपराधी हैं और वो साइबर स्पेस में घुस गए, राइट? उन्होंने सब चीज कर दी। अब रिसीविंग एंड पे आते हैं
एविडेंस एंड पर आते हैं। तो हमें अपने ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में एक डिवाइस, एक बटन देना होगा, जो जैसे ही आपने उस बटन को दबाया है, सिस्टम ये जान जाएगा कि ये आपको व्यक्ति संदिग्ध लग रहा है, और वो उसी समय जो जो डाटा रिक्विजिशन करना है वो भी कर देगा और उसकी रिकॉर्डिंग चालू करेगा। उसके पीछे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही होगी। यदि सामने वाला आपसे ओटीपी मांगेगा तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फर्जी ओटीपी आपके स्क्रीन पर फ्लैश करेगा, जिससे आप जितनी बार भी वो पूछे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप रिपीट करेंगे। अब अज्यूम करिए कि किसी ने आपको मूर्ख बनाने के लिए साइबर क्राइम कमिट करने के लिए आपसे जो है ओटीपी ली, और आपने फर्जी ओटीपी दी, और उसने उस ओटीपी को डाला, तो उसका काम तो होना नहीं है, लेकिन उसने अटेम्प्ट कर लिया। इसका ऑफेंस भी कायम हो जाएगा और एविडेंस भी कैप्चर हो जाएंगे और उसका जेल जाना भी सुनिश्चित हो जाएगा। इसमें पुलिस को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, पुलिस को एविडेंस करने की जरूरत नहीं है। एक ऑटो एविडेंस, और आम जनता को जो है ना अरेस्ट करने का पावर दिया जाए कि दिस इज द पर्सन सिटिंग एट दिस प्लेस, आप जाओ, इसको गिरफ्तार करोगे तो आपको 50,000 रुपए मिलेगा। और जितना पैसा हम बांटेंगे, हर चीज में पैसा बांटेंगे, जितना पैसा बांटेंगे उसको जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि 30 दिन में न्याय दिया जाना संभव है, वो भी बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए। और ये प्रस्ताव भारत सरकार के पास ऑलरेडी लंबित है। उन्होंने क्यों नहीं जो है ना मैथिली शरण गुप्त के जो है ना व्यूज उसमें इनकॉर्पोरेट किए? वो किए जा सकते थे। खैर, अब उस बात को छोड़ते हैं। अब आप मुझे बताइए, इन 3 चीजों के साथ देखिए, साइबर क्राइम एक फिशिंग जैसी प्रक्रिया है। जैसे मछली को पकड़ने के लिए हमें बड़े लंबे एरिया में एक फिश नेट को फेंकना पड़ता है, तब कुछ मछलियां पकड़ में आती हैं। और जितने बड़े एरिया में आप फिश नेट फेंक रहे हैं वो सब अपराध है। और इसको करने का तरीका होता है कि या तो आप फोन लगाएंगे, या आप एसएमएस भेजेंगे, या आप जो है उसको मेल भेजेंगे। इन 3-4 तरीके से जो भी जिसने आपने अटेम्प्ट किया वो अपने आप में अपराध है। यदि आपका इंजन जो है अटेम्प्ट को कैप्चर कर लेता है, बिना पुलिस को तकलीफ दिए एफआईआर दर्ज कर देता है, बिना पुलिस को तकलीफ दिए एविडेंस पेश कर देता है, बिना पुलिस को तकलीफ दिए उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है, और बिना पुलिस को तकलीफ दिए 30 दिन में जो है अकाट साक्ष्यों के साथ उस व्यक्ति को सजा मिल जाती है, तो उसने यदि 1000 व्यक्तियों को मेल भेजा है तो उसने 1000 ऑफेंस कर लिए। और कानून में केवल हमें छोटा सा ही संशोधन करना है कि जज महोदय कॉन्करेंट सजा नहीं दे पाएंगे, तो उन्हें हर सेक्शन में अलग अलग सजा देना होगी, और वो जुड़ेगी। उसको जोड़ने का और ये फालतू का डिस्क्रिशन जो है ना जजेस के हाथ से हटा लिया जाएगा। और फाइनेंशियल कंपोनेंट है वो कैलकुलेटेड होगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर जितना भी खर्च होगा वो उस अपराधी से वसूल किया जाएगा। 6 महीने के अंदर हम अपने देश को साइबर क्राइम से मुक्त कर सकते हैं। और साइबर क्राइम करने की आपकी क्षमता बनी रहेगी, लेकिन आपको साइबर क्राइम की तरफ देखने का दुस्साहस नहीं होगा। आई डोंट नो, मैं टेक्निकली आपको बारीकियों को समझा पाया, आपने कितनी एब्जॉर्व की, आपको क्या कुछ कुछ मेरी बात समझ में आई है क्या? जी हाँ, ये बात समझ में आई है कि वहाँ पे एंट्री ही नहीं मिलेगी या आपको, तो आप वहाँ जाके आपकी डिवाइस की आइडेंटिटी, आपकी उसकी लोकेशन। तो एक बंदे से मेरी बात हो रही थी, बोला साहब जो है हम आपकी जो ना लोकेशन फिक्स कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कहा भाई साहब, जो हमारी इंटेलिजेंस वो रहेगी सिस्टम, वो आपके हर डिवाइस को एक इंडिपेंडेंट क्रीचर मानेगी। तो यदि आपकी 10 आइडेंटिटी हैं तो 10 आइडेंटिटी की 10 प्रोफाइल चाहिए मुझे कि उनका क्या मूवमेंट है। तो आप कोई भी एविडेंस नहीं छिपा पाएंगे, और इसके कैप्चरिंग करने में जो है ना पुलिस की जरूरत नहीं होगी। हम पुलिस को फ्री रखें। आज आप जाते हैं पुलिस के हवलदारों को कुछ मालूम होता नहीं है, वो आपको दाएं बाएं भगाता रहता है, और बेचारा वो रजिस्टर भी कर ले तो उसमें इन्वेस्टिगेशन की क्षमता नहीं है। उसका इन्वेस्टिगेशन करने का स्वार्थ वो नहीं है, और उसका चरित्र बना हुआ है कि आप जाओ, आपको बिना एफआईआर दर्ज के भगाने का उसका चरित्र बना हुआ है 77 सालों का। तो वो उस चरित्र के साथ जी रहा है। और अब तो जो है ना हमारे पूजनीय नेताओं ने चमत्कार ही कर दिया है, उन्हें पुलिस ने को अधिकार दे दिया है कि 15 दिन तक आप उन्हें मना कर सकते हो कि मैं तुम्हारे केस की जांच नहीं करूंगा। ये क्यों दे दिया?
हम तो ये कह रहे हैं कि बताइए संज्ञेय असंज्ञेय और सिविल ऑफेंस में क्यों बांटा गया है? हमारे साथ एक सिविल ऑफेंस भी हुआ है, तो क्या उसमें न्याय देने की जिम्मेवारी भारत सरकार की नहीं है? जब भारत सरकार के उसमें 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, उल्टे धन की वर्षा हो रही है, तो भारत सरकार को अब नए कानून में तो आत्मा बदलना चाहिए थी कि संज्ञेय असंज्ञेय और सिविल ऑफेंसेस का अंतर जो है सामने वाले को न्याय दिलाने में बाधा नहीं बनेगा। जो भी न्यायिक प्रक्रिया में हिस्सा लेगा उस सबको धन बांटा जाएगा। जो झूठी एफआईआर कराएगा वो जेल में सड़ेगा, जो झूठी गवाही देगा वो जेल में सड़ेगा। और बिना आइडेंटिटी की सर्टेनिटी के कोई भारत के रोड पे नहीं घूम पाएगा, क्योंकि आप तो एनोनिमिटी की बात कर रहे हो, तो हम आपको एनोनिमिटी का तो नहीं, प्राइवेसी का फंडामेंटल राइट देंगे। और जिस समय आप, जैसे ही आप अपराध घटित करेंगे, आपका सिस्टम जो है वो प्राइवेसी का जो फंडामेंटल राइट है वो कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाएगा, सीज हो जाएगा, टिल द ऑपरेशन ऑफ और इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस क्राइम। और सिस्टम ही आपकी आइडेंटिटी, सिस्टम ही आपका एविडेंस पेश कर देगा और अधिकतम 30 दिन में आपको सजा दिला देगा। यदि ये अद्भुत भारत संभव है और साथ में धन की वर्षा भी हो रही है, भारत सरकार के जेब से 5 पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं, तो क्या सच में हम इस विषय पे चर्चा भी नहीं कर सकते? यदि ऐसा भारत संभव है तो कम से कम लोगों को मैथिली शरण गुप्त से तो ये तो पूछना चाहिए। देखिए, मेरी फीड हर जो है पत्रकार के पास जा रही है, वो मुझे ग्रिल क्यों नहीं करता है? वो बुलाए अपने सेशन में कि आपने ये कहा है, आप ये कैसे करेंगे? क्यों नहीं कह रहा है? इसको चर्चा क्यों नहीं बना रहा है? या तो कहे कि मैथिली शरण गुप्त आप जो है 37 साल जो है कि सेवा काल आपका रहा है, 7 साल आप डीजीपी रहे हैं, 4 डीजीपी के पदों पे रहे हैं, क्या आप सठिया गए हैं? क्या आप गुमराह कर रहे हैं? तो इस बात पे भी मैथिली शरण गुप्त की खिंचाई होना चाहिए, यदि मैथिली शरण गुप्त कुछ गलत बात कह रहे हैं तो। लेकिन इसे चर्चा में ना आना, इसको चर्चा में ना लाना, क्या जो है पत्रकारों की अपने पत्रकारिता से विमुख होने का एक उदाहरण नहीं है? देखिए, ऐसा है कि ये तो समाज में परिवर्तन जो है वो सभी प्रोफेशन में आते हैं। तो नहीं, अब क्या किया जाए? क्योंकि देखिए समस्या, हमें समस्या की तरफ नहीं देखना है। नंबर एक मिनट, आपने ये कहा कि आपने जवाब, पहले आपने जो कहा उसका जवाब ले लीजिए आप, उसके बाद दूसरी बातें रखिए आप। जी जी। पहली चीज है कि आपने जो मीडिया के बारे में कहा है, तो देखिए ऐसा है कि मीडिया उसी समाज से आता है जिस समाज में ये सारी समस्या है, और उसी समाज से सारे लोग वहीं से प्रकट होते हैं, कोई कहीं तीसरी जगह से नहीं आते। एक ही स्थान है उनका, वो भारतीय समाज से आते हैं। और भारतीय समाज से आने वाला मीडिया जो है, आज मीडिया का जो बदलता जो दौर है, तो उसमें ऐसा नहीं कि सारा मीडिया ही ऐसा है कि जिसको आजकल बिकाऊ और गोदी कहते हैं। तो मेरा कहना है कि ये कहना बहुत आसान है, ये कहना, आरोप लगाना बहुत आसान है। अगर कोई मीडिया का कोई एक वर्ग सरकार की कुछ अच्छे कामों की तारीफ अगर करता है, तो ये उसको करने का अधिकार है, ये मीडिया की स्वतंत्रता है। इसलिए मीडिया की स्वतंत्रता को भी लोगों को बहुत ज्यादा बाधित नहीं करना चाहिए। हाँ, आप अगर वो समीक्षा कर सकते हैं, लोग कर सकते हैं समीक्षा, कि जहां उनको ऐसा लगता है कि नहीं साहब, यहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि मीडिया जो है ये जो बहुत ज्यादा सरकार परस्त हो गया है, ये भी कहा जा सकता है। तो लेकिन मेरा ऐसा मान्यता है कि ऐसा नहीं है कि इस सब के बीच में कोई बहुत अच्छा काम अगर मीडिया कहीं कर रहा है तो वो भी लोगों की दृष्टि में जाना चाहिए। लोगों की दृष्टि में वो चीजें क्यों नहीं आती हैं कि जहाँ पे मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, जो बहुत ज्यादा जो नेगेटिविटी की तरफ ही लोगों का मेरा सिर्फ आपसे एक ही प्रश्न है, अनुरोध है कि आप मेरा मार्गदर्शन करिए कि हम कैसे इस पावरफुल चैनल से क्राइम फ्री भारत के 21 लाख और 4 जो है मौलिक अधिकार, जिसमें भारत सरकार का 1 पैसा खर्च नहीं होगा और भारत का सबसे गरीब तबके का गरीब व्यक्ति वो लखपति प्रतिमाएं 2 लाख की क्रय शक्ति उसकी हो जाएगी। मुझे आपकी बुनियादी बात है वो मैं समझ गया हूँ, और वो वही आपका मूल, आपके क्राइम फ्री भारत की जो आंदोलन है उसी का वो लक्ष्य वही है। कुल मिला के उसका जो ध्येय जो है वो वही है। तो उसके लिए मैं सोचता हूँ कि जो आंदोलन चल रहा है आपका, वो मैं देख रहा हूँ कि वो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से चल रहा है, तो हमको जो है उसके बाहर भी आना चाहिए। नहीं, मैं तो बाहर आने के लिए तैयार हूँ, तभी तो आपसे मार्गदर्शन मांग रहा हूँ। हाँ जी हाँ, उसके आपने कहा ना कि उसका तरीका क्या, हम लोगों के बीच में जाए, तो निश्चित रूप से लोगों के बीच में जाना पड़ेगा।
और इसके लिए विभिन्न राज्यों की राजधानियों को पहले केंद्र में लिया जाए, वहां पे ये एक आप अगर चाहें तो एक एक्शन प्लान ऐसा बना सकते हैं कि भारत के जितने भी राज्य हैं, 9 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं और 28 राज्य हो गए हैं, तो इन 28 राज्यों क्या में फोकस। क्या हम इन सभी पत्रकारों में से कुछ पत्रकारों का, जिनको आपकी नजर से उन्हें जो लगता है कि जो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं, क्या वो मैथिली शरण गुप्त को जो है अपने अन्य साथियों को भी साथ में बुला लें और नहीं, मैं मैथिली एक तो शरण गुप्त आपको को बुनियादी रूप ग्रिल से ग्रिल करने का कोई नहीं, प्रक्रिया चालू हो सकती है क्या? मैं एक तो आपसे कहना चाहता हूँ कि मीडिया का आप इसमें उसी तरह सहयोग लीजिए कि जैसे मीडिया से हम कहते हैं अखबारों के दफ्तर में जाके कि भाई ये हमारा समाचार छाप देना, कि पंकज पाठक का ऑस्ट्रेलिया से एक समाचार भेजता है कि भाई मैंने आज यहाँ चीफ गेस्ट था, मैं मेरा ये समाचार छाप दो, तो वो उस समाचार को छाप देंगे। आप आप क्राइम आप अगर दिल्ली में जाके एक कार्यक्रम करते हैं इसका और मीडिया को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो मीडिया उसको हाईलाइट करे। तो मीडिया का मैं चाहता हूँ कि मीडिया को उसका जो मीडिया को आप एक्टिविस्ट मत बनाइए, इसमें बिल्कुल मत बनाइए, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी मत थोपिए, क्योंकि मीडिया अपने आप में जो जिम्मेदारी का देश में निर्वाह कर रहा है, वही जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए वो आपको सहयोग कर सकता है। तो नहीं, वो मीडिया को मैं ये कह रहा हूं कि पूरे आयोजन में एक आयोजन इसी बात के लिए रख लिया जाए कि क्या अपराध मुक्त भारत संभव है, क्या भ्रष्टाचार मुक्त भारत संभव है, हाँ, ये यही तो क्या आपका क्या लक्ष्य है। क्या जो तो है, आप अपने क्या जो आप अभी हमने नया कानून लाया है इससे आत्मा बदल गई है, नहीं, क्या आप भारतीय प्रश्न को मत न्याय उठाइए मिलेगा? गुप्ता जी, आप प्रश्न मत उठाइए, आप अपने आंदोलन में प्रश्न मत उठाइए क्या ऐसा संभव नहीं। आपने जब मान लिया कि ये संभव है, तो आप उस लक्ष्य को लेके संभव है, ये लक्ष्य को नहीं, लेके ये चलिए। प्रश्न तो हम मीडिया वालों से कह रहे हैं, वो मैथिली शरण गुप्त से पूछे। नहीं नहीं नहीं, मीडिया एक तो आप मीडिया को थोड़ी देर से मीडिया के मेनिया से बाहर आइए। आपको हम्म। मीडिया के मेनिया से बाहर आना पड़ेगा। मेरा कहना है कि आपके सामने 140 करोड़ लोग होना चाहिए, मीडिया को छोड़ दीजिए। आप मीडिया के माध्यम से क्या नैया पार लगाना चाहते हैं इस आंदोलन की? हम उनकी सहभागिता भी चाहते हैं, उनकी क्योंकि हमारा सहभागिता से मॉडल तो ये मैं कह रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं माफ नहीं, एक करिए मिनट मेरा एक मिनट, नहीं हमारा नहीं, मॉडल। एक मिनट नहीं, मेरी बात हो जाने दीजिए, एक मिनट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया को आप मत बनाइए, सहभागिता उस तरह से मत करिए, मीडिया को उसका काम करने दीजिए। मीडिया से सहभागिता आप इस रूप में करिए कि आप अपने काम का जो प्रचार करवाना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से वो कराइए, बजाय इसके कि उसको आंदोलन में शरीक कर लीजिए। ये मीडिया का काम भी नहीं है। मीडिया का काम जो है, समाज में जो हो रहा है उसको लोगों के सामने रखना है। मीडिया को उसका काम करने दीजिए। आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। आप जब डीजीपी पुलिस सुधार थे तो आप अपना काम कर रहे थे, मीडिया अपना काम कर रहा था। अब आप वहाँ पुलिस सुधार के कार्यक्रम से मैं अगर कहें मीडिया से कि आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हो जाइए, तो वो अपना काम छोड़ के आपके कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा, और उसको होना भी नहीं चाहिए। अगर वो होता है तो मैं ये मानता हूँ कि वो अपने लक्ष्य से भटक गया है। या तो वो मीडिया का काम छोड़ दे अपना और आपके आंदोलन में शामिल हो जाए, वो कह दे कि मैं आज से मीडिया के कामों से मैं इस्तीफा देता हूँ। आप रिटायर होके इस काम में आए हैं, ठीक है, आपने पूरा समय इसमें दिया है, आपने एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं। मीडिया का जो रोल है उसको अपना रोल करने दीजिए। वो समाज के लिए उसको मीडिया समाज के लिए उत्तरदायी है, आपके लिए उत्तरदायी नहीं है। वो मीडिया समाज के को जवाब देगा, वो हमें जवाब नहीं देगा। आपको मीडिया से अपना प्रचार लेना चाहिए कि आप हमारी बात ये जन जन तक अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, अखबार के स्पेस के माध्यम से ये बात हमारी आप रखें। इसमें आप हमें सहयोग करिए, और यही मीडिया की सहभागिता होना चाहिए, बजाय इसके कि वो आपका एक ग्रुप चलाए मीडिया वाला, या वो आपके मेंबर बनाए, या वो कुछ मीडिया के लोग किसी किसी राज्य में जाके ये काम करें आपका। ये मीडिया की सहभागिता की आप अगर अपेक्षा कर रहे हैं, तो ये मीडिया के वो लोग कर सकते हैं जो कि मीडिया का काम करना रिटायर हो गए हैं और उन्होंने मीडिया से संन्यास भी ले लिया है। तो वो क्या लोग क्या तो फ्री क्या बैठे हुए नहीं, हैं। जो आपने कहा ठीक है, मैं आप उसको मान्यता देता हूँ। या और ये भी कहता हूँ कि चलो उनको जो है ना, छापने वाली बात जो उनके पास पहुंच रहा है, उससे उससे वो क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं उसके बारे में जो अपनी न्यूज बनाते हैं वो बनाए, नंबर वन। हाँ, दूसरी बात है कि जिन्होंने संन्यास ले लिया है उन लोगों की सहभागिता कैसे सुनिश्चित की जाए। आपने देखिए, एक अच्छा वर्ग दे आप दिया है। आप मीडिया में जो जो लोग आना चाहते हैं, देखिए कोई मीडिया का व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है मीडिया में, वो तो अपना काम छोड़ के इसमें शामिल होगा नहीं, और उसको होना भी नहीं चाहिए, उसको अपना काम करना चाहिए। हाँ,
ये आंदोलन आप जो कर रहे हैं, इस आंदोलन के प्रचार प्रसार में वो अपना सहयोग कर सकता है। उस सहयोग किस रूप में, उसकी ड्यूटी है कि वो उसको उसको अपने चैनल के माध्यम से उसको दिखाए, उन कार्यक्रमों को चैनल के माध्यम से दिखाए, वो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाए, वो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दिखाए, वो अपने, क्योंकि वेब मीडिया में आ गया है, और वो अपने प्रिंट मीडिया में भी दिखाए कि साहब गुप्ता जी यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ भाषण दिया, उनका ये कहना है। तो वो इन चीजों को आपके इंटरव्यू करे, आपके लोगों के इंटरव्यू करे, आपकी योजना क्या है, आपका ब्लूप्रिंट क्या है, उसको वो प्रकाशित करे। तो इससे क्या होगा कि आपने जो मूल प्रश्न मुझसे किया था कि इसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, तो मीडिया के माध्यम से इस रूप में पहुंचाया जा सकता है जो, और उसके लिए जरूरी नहीं कि मीडिया आपके आंदोलन में शामिल हो जाए, वो कभी शामिल नहीं होगा। वही शामिल होगा, वो ठीक है आपके ग्रुप का मेंबर बन जाएगा, जैसे मैं भी आपके ग्रुप का मेंबर हूँ, लेकिन मैं जिन लक्ष्यों को लेकर चल रहा हूँ मैं उनसे अलग नहीं हो सकता, है ना। लेकिन मैं आपके इस काम के लिए मैं आपके साथ में हूँ, और इसके लिए मैं जो सहयोग होगा और एक मीडिया पर्सन में जो कर सकता हूँ, जो मेरी ड्यूटी है, वो बिल्कुल, क्योंकि मैं आपके इस आंदोलन से सहमत तो हूँ ही, तो मैं उसके लिए जो आर्टिकल लिख सकता हूँ, आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ, या मैं कहीं जाऊं तो वहां पे अपने भाषण में आपकी चर्चा कर सकता हूँ। अब उन लोगों से ये आह्वान कर सकता हूँ कि आप लोगों को उस कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए, वो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक से आप अपने आप को जोड़ें। तो ये तो मीडिया, ऐसे समाज के जो दूसरे वर्ग हैं जो अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, जो सरकारी पदों में नहीं है, क्योंकि देखिए सरकार में जो काम कर रहा है आदमी, वो अपने अपने अपनी शपथ से हटके तो ज्यादा नहीं जा नहीं सकता, वो अपने अपने दायरे में काम करेगा। लेकिन जो निजी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, और जो जो इन दायरों को के बाहर आके आपके आंदोलन से जुड़ के भी काम कर सकते हैं, उसमें मीडिया के वो लोग भी शामिल हैं जो कि स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, जो स्वयं अपना काम कर रहे हैं, और उनको अपना काम करते हुए आपके आंदोलन में भी थोड़ा सहभागिता करने से कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। उनके प्रैक्टिकल काम करने में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी, उसके उनके बुनियादी काम में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। तो ऐसे लोग भी आप अपने आंदोलन से जोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी एक अच्छी बात है, वो भी समाज का एक वर्ग है, तो वो उस रूप में जुड़ सकते हैं। लेकिन हमको उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके चलना पड़ेगा। और दूसरी क्या चीज ये ये है। हम इसमें कुछ, ये जो 3 ग्रुप आपने बताए हैं, जी। कुछ नामों को छांट सकते हैं क्या? कहीं अच्छा। पे हम लोग साथ में चर्चा पे चाय पर बैठ सकते हैं क्या? क्या हाँ, जो तो हमारी ये चर्चा है इसको और कॉन्क्रीट टर्म में अपन क्रिस्टलाइज कर सकते हैं क्या? एक तो मैं आपको ये सुझाव देना चाहूंगा जी। कि आप भोपाल से आपने आंदोलन शुरू किया है, उसमें कुछ वर्ष हो भी गए हैं इसके, हम्म। तो अब आप इसमें ये कर सकते हैं कि इतने वर्ष का एक लेखा जोखा तो आपके पास तैयार हो ही गया है हाँ कि हाँ। मैंने इस दिन से ये काम शुरू किया था और आज तक यहाँ पहुंचा हूँ, इसमें इतने इतने वर्ष हो चुके हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई हमने एक जो शुरुआत की है, वो आप मीडिया आप कॉन्फ्रेंस एक रखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, आप बाकायदा एक तो सारे मीडिया को बुलाइए उसमें। और जो फ्रंट लाइन का उसमें ध्यान रखिएगा कि फ्रंट लाइन का जो मीडिया है वो जरूर आए, क्योंकि देखिए जो फ्रंट लाइन का मीडिया है उसको ज्यादा लोग देखते हैं, जैसे बड़े चैनल हैं, रीजनल चैनल हैं, बड़े अखबार हैं, वो हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं है, जो स्मॉल और मीडियम स्केल के जो अखबार हैं उनको भी बुलाइए, उनका भी अपना रोल होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कोई मीडिया बड़ा अखबार है, मान लीजिए वो आपकी कुछ चीजों से सहमत नहीं है, या वो सरकार से सहमत है, या कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनकी अपने बिजनेस पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमको जो सबसे ज्यादा फायदेमंद होंगे वो इस मीडियम और स्मॉल जो मीडिया है उसका हमें लाभ मिलेगा, जो कि छोटे छोटे जिलों में जो फैले हुए हैं। जो अब बड़े अखबार और बड़े चैनल तो हर हर जगह हैं आजकल, लेकिन स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल के जो अखबार और चैनल है वो भी सभी जगह पे है। यानी मीडिया का हर वर्ग हर जगह आपको उपलब्ध मिलेगा। हर हर मतलब 3 होते हैं, बड़े, मीडियम और लघु। तो जो मीडियम और लघु हैं अभी उनकी भी अपनी बहुत सी कठिनाइयां हैं, तो वो भी आपके साथ जुड़ के इस आंदोलन में सहभागिता भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या वो जो। इसमें कुछ नाम शॉर्टलिस्ट करने में आप मेरी मदद करेंगे? हाँ, उसमें तो वो तो लिस्ट मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है, वो मतलब तो जिसमें रेगुलर आप जो है जनसंपर्क अपना की। अपना व्यू दे सकते हैं, जिसमें कि
हम उनके यहाँ जाके चाय पीने पहुंच जाए कि भाई बहुत हम आपके ऑफिस में आना चाहते हैं, आपके साथ चाय पीना चाहते हैं। हाँ हाँ, उनके ये उनका सबके सबसे, हाँ ये बहुत अच्छी चीज बताई आपने कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और आप ऐसे मुझे लगता तमाम है कि मीडिया। यदि हम उससे बात करके उसके यहाँ चाय पीना जाएंगे तो बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड हाँ फोकस ठीक है। चर्चा होगी। हाँ ठीक है, आप सारे आप फ्रंट लाइन से, पहले फ्रंट लाइन से शुरू करिए आप। और हम्म। फ्रंट लाइन का जो मीडिया है, एक तो और इलेक्ट्रॉनिक है, एक प्रिंट है और डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ओ- वेबसाइट जो है वो भी ओके। आजकल काफी अच्छी ओके। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आ चुकी हम्म। हैं। तो वो सारी सूची हमको जो है इनसे मिल जाएगी आप थोड़ा जल्दी। सा उसमें आप थोड़ा सा उसमें मुझे इस बात पे भी मदद करिए कि सकारात्मक सोच के लोग उनमें से हाँ कौन हाँ आपको लगता है कि उनको पहले अप्रोच करेंगे हाँ तो हाँ, वो मैं हमारा बिल्कुल। एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं करता हूँ, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि करता जो है ना, अलग अलग तरीके के लोग हैं हूँ। और हाँ वो जो है ना दूसरों के उसके कवरेज में इतने व्यस्त हैं और उस कवरेज को उनको उससे उनकी जो है ना टीआरपी भी बढ़ती है, तो संभवतः उन्हें लेकिन मैं आप। एक चीज बता रहा हूँ, मैं आपको बता दूं कि वो चाहे जो हो, वो कोई भी हो वो, लेकिन आप जिस आंदोलन को चला रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको स्थान थोड़ा बहुत ना दे। ठीक है, आप चाहते हैं कि आप, हो सकता है कि आपकी अपेक्षा के अनुरूप वो न मिले, लेकिन वो अपने नॉर्म्स के अनुरूप तो दे ही सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ अगर वो भी दे सकते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। देखिए, मैं मूल मैं जो बात ये है मैं ये कि सोच रहा आपकी मैं ये सोच रहा हूँ। आपकी शुरुआत होना महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि उसका आकार क्या है शुरू में, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं क्योंकि क्या बिल्कुल होता है, आकार बढ़ने में समय लगता है बहुत बड़ा। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, उसको बहुत लंबे समय तक लड़ना पड़ेगा। मैं आपसे सहमत हूँ। मैं आपसे सहमत भी हूँ पूरी तरह से। और आपने जो पूरा प्रस्तुतिकरण किया है, मैं पूरी तरह से उससे भी सहमत हूँ। जी और अब आप जो है यदि मुझे संबंधित से यदि बात भी कर लेंगे कि साहब जो है ना गुप्ता साहब आपके यहाँ आना चाहते हैं, और यदि वो कहता है कि हाँ साहब ठीक है, तो आप भी हमारे साथ चल सकते हैं यदि आपके पास समय होगा, नहीं तो मैं अकेले ही पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं, अपन उसमें ये कर सकते हैं कि देखिए ऐसा है कि अपन कहीं तो साथ में भी चलेंगे और कहीं आप अकेले भी जाइए, दोनों। क्योंकि देखिए, कहीं अधिकांश जगह आपके फ्रेंडशिप है ही, है मेरा ना। ऐसा मानना है कि अधिकांश पत्रकार मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। जानते हैं, आपको सभी जानते हैं। तो और उसके बाद भी कहीं आप मुझे ले जाना चाहेंगे, बिल्कुल, मैं बिल्कुल चलने के लिए तैयार हूँ, सारे से तैयार हूँ, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। आई और थिंक ये जहाँ पे मैं कहीं मैं आपको। बहुत अच्छी चर्चा रही है। जी हाँ और अपन अगली चर्चा आप करेंगे, लगभग 39 मिनट की हो गई है। जी हाँ जी तो हाँ। आप जो है देशवासियों को क्राइम फ्री भारत मिशन और 21 लाख और 4 जो है मूलभूत अधिकार के संबंध में जी कोई संदेश आम जनता को देना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत के जो समग्र विकास है, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी अर्थव्यवस्था में भारत को शामिल करना चाहते हैं, तीसरे क्रम में, उसके लिए जरूरी है कि हम एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत को पहले तो बनाएं। और ऐसी व्यवस्था, कुछ अनुशासन की ऐसी व्यवस्थाएं लागू करें, कुछ ऐसे सिविक सेंस की व्यवस्थाएं लागू करें, कुछ ऐसी चीजें लागू करें, जैसी जैसे आज आज जो इतनी गर्मी जो 53 डिग्री दिल्ली में पड़ी है, ये इतनी चिंता की बात है कि भविष्य में हमको लग रहा है कि भविष्य हमारा क्या होगा और अगली पीढ़ी की हमारी क्या स्थिति होगी। ऐसी मेरा एक सुझाव है कि भारत में वृक्षारोपण को एक राष्ट्रीय त्योहार घोषित कर देना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर बात है। और यदि आप याद करो तो जब हम सेवा में आए थे उस समय जो है वृक्षारोपण महासमारोह हुआ करते थे। एसपी कलेक्टर हम सब लोग जाके जो है ना अपने उसमें कराते थे, लैंड आइडेंटिफाई करते थे, गड्ढे खोद के रखते थे। और खाद बात के साथ जो है जैसी बरसात के प्रारंभ होती थी और हम लोग इस वृक्षारोपण के उस और इसके बाकायदा शासकीय तरीके से कार्यक्रम होते थे। तो मुझे लगता है कि यदि वैसे ही आह्वान चालू हो जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, नंबर वन। दूसरी बात ये है कि जो गवर्नमेंट के प्रश्रय में जो है ना पेड़ कट रहे हैं विकास के नाम पर या प्रोडक्शन के नाम पर या अवैध तरीके से, उस पर भी नकेल लगाना जरूरी है। क्योंकि एक पेड़ को जो है आप 20-20 30-30 साल तक जो है ना आप बड़ा कर पाते हो, और एक झटके में दुष्टापूर्वक उसे काट दिया जा रहा है। अभी मत यहीं पे देख लीजिए, भोपाल में ढेर सारे ऐसे पेड़ अनावश्यक काटे गए हैं जिनको बचाया जा सकता था।
तो जहां वृक्षारोपण का एक सोच होना चाहिए, वहां पे वृक्षों को जो है ना बचाने की बात भी करना चाहिए। और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि अब टॉप फ्लोर जो है वो फिर से जो है वनस्पतियों के लिए, बागवानी के लिए एक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ही उसमें जो है ना एक प्रावधान कर दे कि ऊपर का जो फ्लोर है वो जो है इसके लिए आरक्षित रहेगा। हाँ और बिल्कुल, और, वाटर और हार्वेस्टिंग, वाटर रेन वाटर वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ ये भी के होना साथ चाहिए। साथ ये भी होना चाहिए। और स्पेशली जो सघन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती हैं, वहां छतों को आपस में जोड़कर उस पे ट्रांसपेरेंट सीट के माध्यम से हम वहां चलने के रास्ते बना सकते हैं, घूमने के पार्क बना सकते हैं। तो हर व्यक्ति को अपने ही कॉलोनी में एक सुंदर सा पार्क मिल जाएगा और उससे जो आय आय पैदा करने का भी सिस्टम किया जा सकता है, तो धन भी उसमें पैदा हो सकता है। मेरा ये मानना है कि धन पैदा करना एक ऑटो व्यवस्था होना चाहिए। जैसे हम जो रोजगार का मौलिक अधिकार की बात कह रहे हैं, उसमें धन पैदा हो रहा है, उसमें धन हमें लगाना नहीं पड़ रहा है। तो अगली बार हम बात करेंगे कि रोजगार का ऐसा मौलिक अधिकार जिसमें राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा, भारत सरकार को एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और भारत विकास निधि निर्मित अपने आप होगी, डिजिटली क्रिएट होगी और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। तो हम अपने देशवासियों को बिना एक चीज फ्रीबी में दिए उन्हें हम समर्थ बना पाएंगे, समृद्ध बना पाएंगे, उन्हें हम स्वस्थ बना पाएंगे, उन्हें जो भी उनकी आयु है मृत्यु शैया तक जाने के पहले वो पूर्णतया स्वस्थ जीवन भी जी पाएंगे। ऐसा हम फंडामेंटल राइट के तहत उन्हें अधिकार दे पाएंगे। तो फंडामेंटल राइट रोजगार का, फंडामेंटल राइट एजुकेशन का, फंडामेंटल राइट हेल्थ का और फंडामेंटल राइट प्राइवेसी का। और इन चारों अधिकार को देने में भारत सरकार के एक पैसा खर्च नहीं होगा, बल्कि उल्टे भारत सरकार के पास धन की वर्षा होगी। और इतनी धन की वर्षा होगी कि शायद 5 साल में हम अपने देश को जो है टैक्स मुक्त कर पाएंगे, हम अपने देश को कर्ज मुक्त कर पाएंगे। तो आपकी मैं बात से सहमत हूं कि अकेला वृक्ष लगाने की बात ना की जाए, बल्कि वृक्ष ना कटें ये भी देखा जाए और नए मॉडल के तहत सब जगह जो है ना पेड़ लग पाए। और ये इसमें इसमें गुप्ता जी क्या है, ये असल में जो बरसात आती है और ये मौसमी कुछ वृक्षारोपण कर देते हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मगर मेरा कहना ये है कि ये ऐसी रस्म अदायगियां हैं। ये पहले ये जो मैंने बुनियादी बात अभी कही, मैं उसको थोड़ा सा पूरा करना चाहूंगा संक्षेप में कि भारत में वृक्षारोपण को राष्ट्रीय त्योहार घोषित करना चाहिए और ये त्योहार जो है 365 दिन मनाया जाएगा, 301 दिन नहीं, 365 दिन मनाया जाएगा। और प्रधानमंत्री से लेकर पटवारी पटवारी तक, पटवारी हल्का तक, यदि ये हम इससे आय को जनरेट करने का सिस्टम बना देंगे नहीं, पहले पहले और तो हम साथ में आए तो रोजगार का नहीं, सृजन भी कर देंगे। नहीं गुप्ता जी, आए बहुत आगे की बात है, आप बहुत आगे जा रहे हैं। पहले तो हमको एक इस विचार को स्थापित करके इसको लागू करने की आवश्यकता है सबसे पहले। ये आप ये तो बहुत सहमत आगे, हूं, मैं सहमत हूं सुनिए 1 मिनट, ये जो है करके जब तक प्रधानमंत्री से लेके पटवारी हल्का इसको नहीं करेगा, इसको स्थापित नहीं करेगा, इसको इसकी मॉनिटरिंग सबसे बड़ी है। अगर देखिए वृक्षारोपण तो हो जाएगा, वो तो बहुत आसान बात है, 5 हजारों करोड़ों रुपये खर्च करिए, वृक्षारोपण हो गया। मूल बात यह है कि 4-5 साल तक कम से कम उनकी रक्षा करना, उनका पालन, उनको पालक की तरह पालना उनको। तो इसकी मॉनिटरिंग जो है, इसको एक डेली रोजमर्रा के काम में शामिल करना पड़ेगा प्रधानमंत्री से लेके। क्योंकि हमारे यहाँ कलेक्टर भी कोई काम को हाथ में नहीं लेता है, मैं बता दूं आपको, कलेक्टर भी नहीं लेता है। आप बताइए, हाथरस की इतनी बड़ी घटना हो गई है, आज कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। एक जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ अभी तक FIR तक नहीं है। तो आप देखिए देश में सिस्टम कैसे चल रहा है। कहीं लगता है कि देश में कोई सिस्टम काम कर रहा है? ठीक है, हमारा भारत दुनिया में सबसे शांति प्रिय देश है, यहाँ सभी धर्म के लोग बड़े अच्छे से रहते हैं और इससे अच्छा शांति का टापू दुनिया में कहीं नहीं, मानते हैं हम, लेकिन ये और अच्छा हो सकता है। और हमारे पास उसके सारे उपाय हमारे मुट्ठी में है, लेकिन हम मुट्ठी खोलने ही नहीं चाहते उसकी कि हम कुछ कर सके। तो ये जो काम अगर 5 साल प्रधानमंत्री
अगले 5 सालों के लिए ये कार्यक्रम घोषित कर दें। वो स्वयं थोड़ी रुचि लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि शिवराज सिंह चौहान पिछले कई सालों से रोज एक पेड़ लगा रहे जाके जनता के बीच में, और वहाँ ये सुनिश्चित भी करवा रहे हैं कि वो वहाँ पे जो इस पेड़ की रक्षा भी हो सके। अब वो कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही अलग बात है। उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था नर्मदा किनारे वृक्षारोपण का, भगवान जाने 6 करोड़ पेड़ वहां लगे थे। अब वहाँ क्या हालत है आज कोई देखने जाने वाला नहीं है, वहाँ कोई अखबार वाला नहीं जाता, कोई मीडिया वाला नहीं जाता ये देखने के लिए कि वो पूरी पट्टी है उसमें वृक्षारोपण का क्या हुआ, कितने पौधे जिंदा हैं आज वहाँ पे। तो ऐसे कुछ कार्यक्रम लिए जाएं। और देश भर में देखिए डिसिप्लिन, गुप्ता जी डिसिप्लिन मैं मानता हूं कि 1 घंटे में आ सकता है अगर आपको डिसिप्लिन पूरे देश में कायम करना हो तो। बहुत हमारे यहाँ सुंदर कोई बात कही। इससे हमारे यहाँ औचक निरीक्षण होता ही नहीं है। हमारे यहाँ कोई कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई गृह मंत्री को भ्रष्टाचार में सहभागिता बढ़ जाए तो या, औचक निरीक्षण का औचित्य खत्म हो जाता है। हाँ अब भ्रष्टाचार जो है वो शिष्टाचार बन गया है बन गया, और स्वीकार बड़े कर बड़ों लिया। की सहभागिता है, तो आप जो है औचक निरीक्षण करके क्या उखाड़ लेंगे? हाँ वो आपको जो ना दो टूक जवाब देगा कि भाई साहब आपका हिस्सा, आप भी हिस्सा लेते हैं। हाँ तो भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार बन गया है, और हमारी सोच जो है भाषण देने की है अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करने के लिए जो नट एंड बोल्ट्स जो है बनाए गए हैं उनको करने की नहीं है। दिया चलिए, तो इसके साथ ही जो है हम लोग जी ये काम करते हैं, यदि आपको सहमति हो तो जी हम वीडियो बेस्ड जो है ना डिस्कशन का 10-10-15 मिनट का जो है एक एक टॉपिक बना के और उस पर चर्चा करना चालू करते हैं। दिया अभी अपनी चर्चा 48 मिनट की हो गई है। मैं दिया कोशिश करूंगा कि इसे टॉपिक वाइज भी काट दूं, जिससे कि दिया कम से कम कुछ लोग तो इसे सुने, दिया क्योंकि अच्छी बात सुनने के लिए लोगों के पास समय होता नहीं है। दिया 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 चलिए, तो एक बार फिर से अपील करते हैं कि दिया बिल्कुल हम स्वार्थी बने दिया अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। अपराध मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त 21 लक्ष्यों सहित 4 बिल्कुल जो है मौलिक अधिकार के सहित, बिना जो है ना जुलूस निकाले, बिना जो है ना धरना दिए, बिना कुछ किए ये संभव है क्या? इस काम के लिए आप 9 दिन का साधारण सा संकल्प करेंगे? यदि करेंगे तो ये आगे तक जाएगा। अपराध दिया मुक्त भारत मिशन से जुड़ने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जो है YouTube चैनल पर जाकर क्राइम फ्री भारत लिखें या मुंह से बोलें, आपको हमारी चैनल मिल जाएगी जिसमें 5,800 से भी अधिक वीडियो हैं जो आपको समझाएंगे कि कैसे अपराध मुक्त भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत 21 लक्ष्यों के साथ जमीन पर अवतरित होगा। और इसके लिए आपको ऐप से जुड़ना है और ऐसे 10 लोग जिनको आप समझते हैं कि ऊर्जावान हैं, जो कि आपके परिवार के सदस्य हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके मित्र हों, आपके पड़ोसी हों, या जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उनसे वो जुड़े रहे हैं, आपके साथी रहे हैं, ऐसे 10 ऊर्जावान लोगों को संकल्पित करके शपथ करके जोड़ने के लिए उसी हर वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन में क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी वीडियो आपके पास पहुंच रहा है उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए और क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करिए, और कम से कम 10 ऊर्जावान लोग जो अपने लिए स्वार्थी, क्योंकि हम तो कह रहे हैं निस्वार्थ नहीं चाहिए, हमारा स्वार्थ होगा अच्छा भारत पैदा करना अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं, स्वार्थी बनिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और 9 दिन में यदि आप संकल्प और शपथ के साथ ये काम करेंगे तो मैं आश्वस्त करता हूं कि 10वें दिन आपकी संख्या 100 करोड़ होगी और आप माननीय नरेंद्र मोदी जी चाहे वो 240 सीट के साथ ही जो है सत्ता में क्यों स्थापित ना हो, हम उनके हाथ मजबूत कर पाएंगे, उन्हें मजबूर कर पाएंगे, उन्हें सहमत कर पाएंगे, और आपको और आपके बच्चों को अच्छा भारत मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।